प्लांट प्रोपगेशन और नर्सरी मैनेजमेंट के आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चरल इकोसिस्टम के टॉपिक के साथ। बेसिकली इस लेक्चर में हम 3 मेन पार्ट्स को कवर करेंगे, विच इज नर्सरी क्लासिफिकेशन, प्लांट प्रोपगेशन एंड वेजिटेबल टैक्सोनॉमी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हॉर्टिकल्चर के इकोसिस्टम को समझ लेते हैं। हॉर्टिकल्चरल इकोसिस्टम के 3 मेन पिलर्स होते हैं। फर्स्ट इज द फाउंडेशन, जो कि नर्सरी मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। अगर नर्सरी स्ट्रॉन्ग होगी, उसे सही मीडिया, कंटेनर, इरिगेशन, लाइट, प्रोटेक्शन सब प्रॉपरली मिला होगा तो प्लांट सीडलिंग स्टेज से ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। सेकेंड, द इंजन, विच इंक्लूड्स प्लांट प्रोपगेशन। जैसे किसी व्हीकल में इंजन पूरे फंक्शन का एक मेन पार्ट होता है, उसी तरह से प्रोपगेशन हॉर्टिकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहीं पर हम प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सीड से, कटिंग से, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग और टिश्यू कल्चर जैसी प्रैक्टिसेस से। अगर प्रोपगेशन टेक्निक सही नहीं होगी तो सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा और नर्सरी लॉस में भी जा सकती है। देन थर्ड इज द यील्ड, विच इंक्लूड्स क्रॉप क्लासिफिकेशन। क्रॉप क्लासिफिकेशन से हम समझते हैं कि कौन सी क्रॉप किस फैमिली को बिलोंग करती है, उसे कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, किस तरह की सॉइल और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है। इस नॉलेज से हम प्लानिंग और मैनेजमेंट और अच्छी तरह से कर सकते हैं और जिससे अल्टीमेटली यील्ड भी इम्प्रूव होती है। टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द फैसिलिटी, देन द साइंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइनली द डाइवर्सिटी ऑफ द हार्वेस्ट। इसका मतलब है पहले हमें फैसिलिटी यानी नर्सरी को समझना होगा, फिर रिप्रोडक्शन के साइंस यानी प्रोपगेशन मेथड्स और लास्ट में हार्वेस्ट की डाइवर्सिटी यानी अलग अलग क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन और उनकी डिमांड। ये तीनों मिलकर हॉर्टिकल्चरल इकोसिस्टम को कंप्लीट बनाते हैं। हम देखते हैं कि नर्सरी के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनका फोकस क्या होता है। फर्स्ट इज फॉरेस्ट नर्सरी, जिसका फोकस होता है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, नई जंगल उगाना और पुराने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाना। इस टाइप की नर्सरी में जो हम स्पीशीज़ ग्रो करते हैं वो हैं टीक, साल और बैम्बू जैसे फॉरेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इनका काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या बिग प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स के साथ होता है। सेकेंड इज़ फ्रूट प्लांट नर्सरी। इस टाइप की नर्सरी का मेन फोकस होता है ऑर्चर्ड्स और कमर्शियल फ्रूट फार्म्स में। इसमें हम स्पीशीज ग्रो करते हैं जैसे कि मैंगो, गुआवा, सिट्रस एक्सेट्रा, जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं। फ्रूट प्लांट एक बार लगाते हैं तो वो सालों तक फ्रूट्स देते हैं, इसीलिए इस तरह की नर्सरी में क्वालिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन थर्ड टाइप की नर्सरी आती है हाईटेक नर्सरी, जिसका फोकस होता है हायर सर्वाइवल रेट। इस टाइप की नर्सरी में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है वो हैं मिस्ट चैम्बर्स, क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेशन, और ये नर्सरी बेसिकली पॉली हाउस वगैरह में यूज़ की जाती है। यहाँ डिजीज़ फ्री, यूनिफॉर्म और हाई वैल्यू प्लांट्स बनते हैं जैसे टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं, और ये थोड़ा कॉस्टली सेटअप होता है। देन कम्स वेजिटेबल नर्सरी। इस तरह की नर्सरी में फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के लिए सीडलिंग्स को ग्रो किया जाता है। इसमें हम ग्रो करते हैं टोमेटो, ब्रिंजल, चिली और कैबेज जैसे वेजिटेबल्स को। फार्मर्स सीडलिंग को नर्सरी में ग्रो करके उसे मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे रेट ऑफ जर्मिनेशन इम्प्रूव होता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ नर्सरी इज ऑर्नामेंटल नर्सरी, जो फोकस करती है गार्डनिंग, लैंडस्केप, पार्क और लॉन की एस्थेटिक वैल्यू पर। इसमें हम ग्रो करते हैं स्पीशीज जैसे कि रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, फोलिएज प्लांट्स, लॉन ग्रास और जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो सब। सिटीज़ में हम जो भी डेकोरेटिव नर्सरीज देखते हैं वो मोस्टली ऑर्नामेंटल होती हैं। देन नेक्स्ट टाइप इज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक नर्सरी। ये नर्सरी फोकस करती है आयुर्वेदा, फार्मा और एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री के प्लांट्स पर। इसमें स्पीशीज जो ग्रो की जाती है वो हैं तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, अश्वगंधा एक्सेट्रा। इन प्लांट्स की डिमांड हेल्थ सेक्टर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट मार्केट में रैपिडली बढ़ रही है। तो इन सब क्लासिफिकेशन से हमें ये समझ में आता है कि हर एक नर्सरी की एक क्लियर स्पेशलाइजेशन होती है। अब सिर्फ प्लांट उगाना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें सेल कैसे करना है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम नर्सरी की क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन सेल्स चैनल। फर्स्ट इज रिटेल नर्सरी। इस तरह की नर्सरी डायरेक्ट पब्लिक सेल के लिए होती है।
टाउन्स या सिटीज़ में रोड साइड या मार्केट में जो हमें नर्सरी देखने को मिलती है वो मोस्टली रिटेल नर्सरी होती है। इस तरह की नर्सरी में डिस्प्ले एस्थेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की नर्सरी में अगर प्लांट्स को अच्छे से डेकोरेट करके रखा जाएगा तभी कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। रिटेल नर्सरी में प्राइस पर प्लांट रिलेटिवली हाई होता है, क्योंकि यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स को सेल किया जाता है। सेकेंड इज प्राइवेट नर्सरी। ये नर्सरीज इंस्टीट्यूशनल या पर्सनल यूज़ के लिए होती है, जैसे किसी बड़े स्टेट, यूनिवर्सिटी कैंपस, गवर्नमेंट फार्म की अपनी इंटरनल नर्सरी। पब्लिक यहाँ से जनरली प्लांट्स नहीं खरीद सकती। इसमें इंटरनल सप्लाई सिस्टम होता है, जिसमें कैंपस या प्रोजेक्ट के लिए प्लांट्स को तैयार किया जाता है। थर्ड इज मेल ऑर्डर और ऑनलाइन नर्सरी। इस मॉडल में नर्सरी ऑनलाइन या पोस्टल ऑर्डर से सीड्स और प्लांट्स को सेल करती है। कस्टमर वेबसाइट, कैटलॉग या सोशल मीडिया से ऑर्डर देते हैं और प्लांट्स कुरियर या फिर पोस्टल सर्विस से डिलीवर किए जाते हैं। इसमें पैकेजिंग, लेबलिंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। देन फोर्थ इज होलसेल नर्सरी। यहाँ प्लांट्स को बल्क क्वांटिटी में रीसेलर्स, लैंडस्केपर्स या अदर नर्सरीज को सेल किया जाता है। इसमें पब्लिक एक्सेस यूजुअली नहीं होता है और इसमें पर प्लांट प्राइस कम होता है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नाउ रोल ऑफ नर्सरीज इन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। फर्स्ट इज जेनेटिक प्योरिटी। नर्सरी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है जेनेटिकली प्योर प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर सीड या मदर प्लांट ही इम्प्योर, मिक्स्ड या इन्फेक्टेड होगा तो पूरी फील्ड की क्रॉप वीक होगी, डिजीज प्रोन होगी और यील्ड कम मिलेगी। सर्टिफाइड और ट्रू टू टाइप प्लांट से फार्मर को हेल्थी और विग्रस ग्रोथ मिलती है, जिससे लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकेंड, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। हाई क्वालिटी और प्रीमियम नर्सरी प्लांट्स को हम इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली फ्रूट प्लांट्स, ऑर्नामेंटल्स और मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं। एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जिसमें पेस्ट फ्री प्रोडक्शन, स्ट्रिक्ट गार्डनिंग और क्वारंटाइन रूल्स को फॉलो किया जाता है और साथ ही में स्पेशल पैकेजिंग की जाती है। इससे कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और हॉर्टिकल्चर सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनता है। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नर्सरी इंडस्ट्री को स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के वर्कर्स की ज़रूरत होती है। ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट्स, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियंस और सिंपल लेबर जो पॉटिंग, फीडिंग और इरिगेशन करे। इससे रूरल यूथ को लोकल लेवल पर रोजगार भी मिल सकता है, जिससे माइग्रेशन कम होती है। ट्रेन ग्राफ्टर्स और प्रोपगेटर्स की डिमांड भी हमेशा हाई रहती है। फोर्थ इज ड्राई लैंड सपोर्ट। ऐसे एरियाज जहाँ पानी कम है वहाँ ड्रॉट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप्स जैसे बेर, ऑनला, पोमोग्रेनेट और गुआवा जैसे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। नर्सरी इन क्रॉप्स के सूटेबल वेराइटीज और रूट स्टॉक प्रोवाइड करके ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करती है। इससे फार्मर्स को एश्योर्ड इनकम मिलती है, एफॉरेस्टेशन बढ़ती है और लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वार्मिंग और सॉइल इरोजन को कम करने में हेल्प मिलती है। इन तरह के प्लांट से ड्राई एरिया में भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जा सकता है, एफॉरेस्टेशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग कम करने में भी हेल्प मिलती है। अब लेक्चर का सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द साइंस ऑफ प्रोपगेशन। प्लांट को ग्रो करने के दो मेन मेथड्स होते हैं, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थ्रू एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड से प्लांट को प्रोपगेट किया जाता है। इसमें फ्लावर का मेल पार्ट विच इज़ पोलन और फीमेल पार्ट इनमें फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे चलकर सीड बनता है और फिर इसी सीड से फर्दर न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। सीड प्रोपगेशन को दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट सीडिंग। इसमें सीड को डायरेक्ट फील्ड में सो किया जाता है। सेकेंड, नर्सरी देन ट्रांसप्लांटिंग। इस मेथड में पहले नर्सरी में सीडलिंग को तैयार किया जाता है और फिर उस सीड को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं सीड प्रोपगेशन प्लांट के। इसमें आते हैं टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ओकरा, बीन्स, कैरेट और रेडिश। सेक्सुअल प्रोपगेशन की बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट इज हाइब्रिड विगर। जब हम डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस करके सीड लेते हैं तो जो नया प्लांट बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और इसे हम हाइब्रिड विगर कहते हैं। सेकेंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। सीड्स जनरली सस्ते होते हैं, इन्हें स्टोर करना इजी होता है और लार्ज स्केल पर यूज़ करना भी सिंपल होता है। थर्ड इज हेल्थ बेनिफिट। सीड से प्रोपगेट करने पर कुछ वायरसेस का साइकिल ब्रेक हो जाता है,
जिससे प्लांट रिलेटिवली हेल्थी रहता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस मेथड में पोलन और एग का यूनियन नहीं होता, इसीलिए इसमें सीड का भी यूज नहीं किया जाता, बल्कि प्लांट के किसी पार्ट से नए प्लांट को बनाया जाता है, जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ, बल्ब और ट्यूबर। सिंस कि इसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को यूज किया जाता है, इसी वजह से इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं और हर मेथड स्पेसिफिक क्रॉप के लिए सूटेबल होता है। फर्स्ट इज कटिंग्स। स्टेम, रूट या लीफ के एक पीस को कट करके ग्रो करना। इसके एग्जाम्पल्स है रोज, वोगनवेला एक्सेट्रा। देन बल्ब्स। इसमें अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है और ये यूज़ किया जाता है अनियन और गार्लिक के केस में। देन ट्यूबर्स। ट्यूबर्स में मॉडिफाइड स्टेम जिनमें बड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है पोटैटो। देन राइजोम्स। राइजोम्स में अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि जिंजर और टर्मरिक आते हैं। फिर आती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो अलग प्लांट्स के पार्ट्स को ज्वाइन करके एक नया प्लांट बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा। नेक्स्ट मेथड आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में लैब में स्टेराइल कंडीशन में प्लांट सेल को ग्रो करके नया प्लांट बनाया जाता है। ये सबसे फास्ट और डिजीज फ्री मेथड है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स सीड से ट्रू टू टाइप ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें एसेक्सुअल मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है, जैसे पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, तरो, बनाना और शुगर केन इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन सब क्रॉप्स में यूनिफॉर्मिटी और स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हेंस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द बेस्ट चॉइस फॉर देम। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट इज ट्रू टू टाइप प्लांट्स। इसमें जो नए प्लांट्स बनते हैं वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं पेरेंट प्लांट जैसे, जिस वजह से हमें यूनिफॉर्मिटी मिलती है हाइट, फ्रूट साइज, कलर, यील्ड, इन सब में। सेकेंड इज फास्टेस्ट मेथड। वेजिटेटिव पार्ट्स में ऑलरेडी स्टोर्ड फूड होता है, इसलिए प्लांट जल्दी ग्रो होता है और फ्रूटिंग भी अर्ली होती है। थर्ड इज ओनली चॉइस फॉर सम क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स में सीड प्रोडक्शन ही नहीं होती है, जैसे कि जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक, इसलिए इन प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए द ओनली ऑप्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसी के साथ हमने अपने लेक्चर का सेकेंड पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेजिटेबल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन सीजन। सो सीजन के बेसिस पर हमारे पास मेनली दो तरह की क्रॉप्स होती है, कोल्ड क्रॉप्स एंड क्यूकरबिट्स। कोल्ड क्रॉप्स बिलोंग करती है फैमिली ब्रासिकेसी से। ये बेसिकली कूल सीजन क्रॉप्स होती हैं, यानी इन्हें कूल वेदर्स में ग्रो किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, चाइनीज कैबेज एक्सेट्रा। इन प्लांट्स को मॉडरेट से लो टेम्परेचर पसंद होता है। अगर हम इन्हें ज़्यादा गर्मी में उगाएंगे तो इनकी हेडिंग अच्छी नहीं बनेगी, फ्लावरिंग इनमें जल्दी होगी और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी डाउन हो जाती है। इसीलिए कोल्ड क्रॉप्स को ज़्यादातर राबी सीजन या हम कह सकते हैं कूल वेदर में लगाया जाता है। सेकेंड इज क्यूकरबिट्स, जो बिलोंग करते हैं क्यूकरबिटेसी फैमिली से। ये मोस्टली वार्म सीजन फाइन क्रॉप्स होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पम्पकिन एंड स्क्वैश। इन क्रॉप्स को सनलाइट और वार्मथ चाहिए होता है इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ये क्रॉप्स फ्रॉस्ट को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, इसीलिए इनकी सोइंग हम आमतौर पर स्प्रिंग, समर या खारिफ सीजन में करते हैं। द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट के बेसिस पर हमारे पास आती हैं लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स के एडिबल पार्ट लीव्स या टेंडर शूट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पिनेच, एमरैंथ, फेनुग्रीक, लेट्यूस एंड कोरिएंडर। ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। हार्वेस्ट भी हम इनकी एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं, जैसे पालक और मेथी में की जाती है। ये विटामिन्स, आयरन और मिनरल रिच होते हैं, इसलिए डाइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड इज फ्रूट वेजिटेबल्स। इसमें हम जो प्लांट का हिस्सा खाते हैं वो बेसिकली बोटेनिकली मैच्योर ओवरी होती है, जिसे हम फ्रूट कहते हैं। कॉमनली ये क्रॉप्स सोलेनेशियस फैमिली की है, जिसके एग्जाम्पल्स है टोमेटो, ब्रिंजल एंड चिली। इन क्रॉप्स को ज़्यादातर वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, अच्छी पॉलिनेशन ज़रूरी है और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, क्योंकि फ्रूट बनाने में एनर्जी ज़्यादा। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द अंडरग्राउंड हार्वेस्ट, जिसमें आती है बल्ब वेजिटेबल्स
ट्यूबर वेजिटेबल्स एंड रूट क्रॉप्स। बल्ब वेजिटेबल्स में हमें जो पार्ट मिलता है वो बेसिकली एक बल्ब होता है। ये एक छोटी सी स्टेम बेस होती है जिसके आसपास फ्लैशी लेयर्स होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं अनियन एंड गार्लिक। जैसे कि हमने अनियन में देखा ही होगा कि उसकी लीफ लेयर होती है, वही बेसिकली बल्ब है और इसी में प्लांट अपना फूड स्टोर करता है। सेकंड आती है ट्यूबर वेजिटेबल्स। ट्यूबर्स असल में मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं। इसकी एग्जांपल है पोटैटो, तरो और जिसे अरवी कहते हैं, और यम। सो बेसिकली इन वेजिटेबल्स पर हमें छोटे छोटे बर्ड्स या आइस देखने को मिलते हैं, जो कि प्रूफ है कि ये स्टेम ओरिजिन के है। जैसे कि हमें स्टेम में बर्ड्स देखने को मिलते हैं, उसी तरह से हमें पोटैटो के सरफेस पे बर्ड्स या आइस देखने को मिलते हैं और फर्दर इन्हीं आइस से नए प्लांट ग्रो किए जाते हैं। इसीलिए ट्यूबर को हम प्रोपगेशन मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। थर्ड इज रूट क्रॉप्स। इन क्रॉप्स में हम ट्रू टैप रूट को खाते हैं। इसके एग्जाम्पल है कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट। ये वेजिटेबल्स डायरेक्टली रूट सिस्टम का थिक हिस्सा होता है, इसलिए इनकी कल्टीवेशन में सॉइल का डीप, लूज और स्टोन फ्री होना ज़रूरी है इनकी प्रॉपर ग्रोथ। वेजिटेबल्स के कुछ स्पेशल ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। ये बेसिकली वो ग्रुप्स है जो हमने ऊपर अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी, इनमें ये फिट नहीं होते, इसलिए इन्हें एक स्पेशल कैटेगरी दी जाती है, जैसे कि स्पाइस वेजिटेबल्स। इन क्रॉप्स को हम टेस्ट या फ्लेवर के लिए ग्रो करते हैं, ना कि बल्क क्वांटिटी के लिए। इसके एग्जाम्पल है जिंजर, गार्लिक, अनियन, चिली एंड कोरिएंडर। इनमें एसेंशियल ऑयल्स और पंजेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो खाने को फ्लेवर देते हैं और हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। क्वांटिटी इनकी छोटी होती है लेकिन इनका इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। देन लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स, जो कि बेसिकली फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन क्रॉप्स में हम बेसिकली पॉड्स और सीड्स को कंज्यूम करते हैं, जो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। इसके एग्जाम्पल्स है फ्रेंच बीन, पी, काउ पी एंड क्लस्टर बीन। लेग्यूम प्लांट्स की एक स्पेशल बात होती है कि इनके रूट्स पर राइजोम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। इसीलिए ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। इसलिए जनरली ये रेकमेंड किया जाता है कि क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम्स क्रॉप्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। देन थर्ड इज राइजोम वेजिटेबल। ये एक हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो साइडवाइज ग्रो करती रहती है। इसके एग्जाम्पल्स है टर्मरिक एंड जिंजर। इन राइजोम्स में भी फूड स्टोर होता है और यही नेक्स्ट सीजन के लिए प्लांटिंग मटेरियल का भी काम करता है। हमने अलग अलग ग्रुप के क्लासिफिकेशंस देख ली। अब हम बात करते हैं कुछ यूनिक क्रॉप्स की और मॉडर्न कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज की, जिसमें सबसे पहला आता है ओकरा, जिसे इंडिविजुअल क्रॉप भी बोला जाता है। इसका मतलब है कि ये कॉमन वेजिटेबल ग्रुप्स जैसे कि सोलेनेशियस या लेग्यूमिनस क्रॉप्स में परफेक्टली फिट नहीं होती। ये बिलोंग करती है फैमिली मालवेसी से और इसकी बोटेनिकल और एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, जिस वजह से इसे अलग कैटेगरी में स्टडी किया जाता है। इसका ग्रोथ पैटर्न, फ्लावर स्ट्रक्चर और हार्वेस्टिंग ट्रेड्स इसे यूनिक बनाते हैं। सेकेंड इज मिसलेनियस क्रॉप्स, प्लांट्स ग्रोन फॉर स्पेसिफिक और मल्टीपल पार्ट्स दैट डिफाई स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन। इसका सिंपल मतलब है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम एक ही कॉमन कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके मल्टीपल एडिबल पार्ट्स होते हैं या फिर उनका यूज़ बिल्कुल अलग टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रमस्टिक, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं। हम इसके पॉड्स को, लीव्स को और इनफैक्ट कई जगह पर तो इसके फ्लावर्स को भी कंज्यूम किया जाता है और न्यूट्रिशन के हिसाब से भी इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन सब पाया जाता है। इसी मल्टीपल यूज़ की वजह से इसे मिसलेनियस ग्रुप में रखा जाता है। सेकेंड इज बैम्बू स्टिक्स। बैम्बू तो नॉर्मली एक वुडी ग्रास है, लेकिन कुछ रीजन्स में लोग इसके यंग टेंडर शूट्स को भी एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। ना तो ये लीफी क्रॉप में फिट होता है, ना फ्रूट्स में और ना रूट्स में, इसीलिए इसे भी मिसलेनियस ग्रुप में रखा जाता है। देन थर्ड एग्जाम्पल इज कोलोकेसिया पेटियोल, जिसमें हम कॉम, लीव्स या लीव स्टॉक को कंज्यूम करते हैं। सो मिसलेनियस क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स है जिन्हें हम नॉर्मल क्रॉप क्लासिफिकेशन में नहीं रख सकते। नाउ टेक स्पॉटलाइट एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स एक एडवांस्ड मेथड है जिसमें प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो किया जाता है। इस सिस्टम में रूट्स हवा में सस्पेंड रहती है और उन्हें न्यूट्रिएंट मिस्ट स्प्रे की जाती है। इससे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और मॉइस्चर का प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है प्लांट को, जिस वजह से उसकी ग्रोथ फास्ट होती है और डिजीजेस भी कम होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो, जो एरोपोनिक्स में काफ़ी सक्सेसफुल क्रॉप है, स्पेशली सीड पोटैटो मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि
पोटैटो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होती है। एरोपोनिक्स शॉर्ट टाइम में डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये टेक्नोलॉजी मॉडर्न एग्रीकल्चर और रिसर्च फैसिलिटीज़ में काफ़ी यूज़ होती है। किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के सक्सेस होने का सिंपल फॉर्मूला है, राइट नर्सरी सिस्टम होना चाहिए, ऑप्टिमल प्रोपोगेशन होनी चाहिए और क्रॉप की करेक्ट टेक्सोनॉमी पता होनी चाहिए, जिससे अल्टीमेटली हमारी जो क्रॉप होगी वो सक्सेसफुल होगी। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल टर्म्स समझ लेते हैं जो प्लांट साइज में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, जैसे कि एरोपोनिक्स, जो अभी हमने रिसेंटली समझा कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो किया जाता है। सिंस हम नाम से भी समझ सकते हैं, एरोपोनिक्स दैट मीन्स रूट्स को हवा में सस्पेंड किया जाता है। इसमें रूट्स को न्यूट्रिएंट मिस्ट मिलती है। गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। इसमें मेल में पोलन और फीमेल में एग सेल पाया जाता है जो कंबाइन होकर सीड बनाते हैं। देन नेक्स्ट इज हाइब्रिड विकल। जब दो अलग पेरेंट्स को क्रॉस करके हाइब्रिड बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, यील्ड या क्वालिटी आ जाती है। इसी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस को हाइब्रिड फिगर कहते हैं। नेक्स्ट इज मिस्ट चैम्बर। नर्सरी का एक स्पेशल रूम जहां कॉन्टिन्यूसली फाइन वाटर मिस्ट चलता रहता है, जिससे ह्यूमिडिटी हाई रहती है और जिससे कटिंग्स और सीडलिंग्स स्ट्रेस फ्री रहते हैं। राइजोम एक हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है और शूट्स और रूट्स प्रोड्यूस करती है। इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक। देन ट्रू टू टाइप प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो जेनेटिकली पेरेंट प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं। यूजुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। ये प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हमें इनकेस कंसिस्टेंट क्वालिटी और यील्ड चाहिए होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिलेबस के 3 मेजर टॉपिक्स को कवर कर लिया: नर्सरी क्लासिफिकेशन, प्रोपोगेशन मेथड्स एंड क्रॉप टैक्सोनॉमी। So that's it for today's lecture. See you in the next lecture. Till then, keep learning.